अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? रेडियो बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ माए दरख्शां बाय फातिमा लगारी का 13th एपिसोड लेकर। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। गांव की शादी थी। उन्होंने पहली बार उसे कहाँ देखा था याद नहीं। मोहब्बत की नज़र से पहली बार कहाँ देखा था? गांव की शादी में। वो मुजाहिद खान थे, 18 साला मुजाहिद खान। खानदान में सबसे दराज कद, कुशादा सीना, चौड़े कंधे, वसाहत का पेकर मुजाहिद खान। उनके सिया बाल गर्दन से नीचे जाते थे, सुनहरी आंखें, चेहरे पर दाढ़ी और वो नरम सा तासुर। होंठ अक्सर व बेशतर मुस्कुराहट में डले रहते। उनकी प्यारी गर्मजोश मुस्कुराहट ही थी जो उन्हें सब में नुमाया करती थी। चाल में वकार था। वो घर के छोटे और लाडले बेटे थे। जवान हुए तो बेटियों की माएँ जहाँ सेब के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। हर एक की मांग मुजाहिद खान, हर एक को इनकार किया गया। वजह वजह उन्हें उस दिन शादी में मिल गई थी। भाभी ने कहा था कमरे से अमर को ले आओ। वो 5 साला भतीजे को लेने भाभी के कमरे में आए थे। भतीजा कमरे में था मगर वो उसे देख ही नहीं पाए। वो तो मबहूम सी सिंगार में इसके पास खड़ी हुई अप्सरा को देख रहे थे। गहरी सब्ज रंग के रिवायती पश्तून लिबास में, रिवायती अंदाज में तैयार हुई वो अगर एक आम सी लड़की भी थी तो उनके लिए खास हो गई। कानों में झुमके डालती उनकी आमद से यकसर अनजान। कमर पर गिरते हुए स्याह रेशमी बालों को कर्ल किया गया था। घनौर पलके उठी, सिंगार में इसके कदावर आईने में झलकते अक्स पर टिकी तो झुमका हाथ से छूट गया। रंगत फक हुई, कदम डगमगा गए। मुजाहिद खान महवियत से उसे देखते हुए आगे आए, फर्श पर गिरा झुमका उठाया। आपको किसी ने बताया नहीं कि कमरे में दस्तक देकर आते हैं खान? यानी मोहतरमा नाम व नसब से आगा थी। उन बादामी आंखों में झलकता अपना अक्स और किसी खब की बड़ी प्यारी लगी थी उन्हें। मैंने दी थी, आपने सुनी नहीं? भाभी नहीं थी तो दस्तक देना भूल गए थे वो। नंबर बढ़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ा था। उसने उनके हाथ में मौजूद झुमके को देखा, फिर उन्हें। उन्होंने झुमका मेज पर रखा, फिर पलट गए। बेड पर सोए हुए अमर को गोद में उठाया और बाहर निकल गए। थैंक यू भतीजे। उस दिन उन्हें अमर पर बड़ा प्यार आया था। वो अभी उस मुलाकात के शहर से न निकले थे कि फिर नजर आ गई। शेफान के बड़े से दुपट्टे के साथ उलझती वो हाथों में गजरे पकड़े गाड़ियों की तरफ आ रही थी। गाड़ी से टेक लगाए वो मबहूम से उसे देखे गए। चूड़ियों की खनक दिल के तार छेड़ गई थी। जिनको भी शादी में जाना था सब जा चुके थे। बाबा ने कहा था जो रह गया है उसे ले आओ। आज तो उन्हें बाबा पर भी बड़ा प्यार आया था। गाड़ी के करीब पहुंचकर वो ठिठकी थी। उन्होंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए पिछली निशिष्ट का दरवाज़ा खोला। वो हिचकिचाती हुई तेजी से नजरें झुकाती हुई गाड़ी में बैठ गई। शेरदिल का बाप गुल खान भी साथ था। एक और खातून भी थी, मगर उन्हें जाने क्यों लगा था गाड़ी में बस वो है। रेयर व्यू मिरर में तो बस वही नजर आई थी। खासी नाजेबा हरकत थी मगर कर ली थी, खुद ब खुद हो गई थी। बेध्यानी में उसने रेयर व्यू मिरर में देखा तो मुजाहिद खान को खुद को देखते हुए पाकर लम्हों में चेहरा सुर्ख पड़ा था। वह तेजी से चेहरा खिड़की की तरफ कर गई। मुस्कुराहट दबाते हुए सामने देखने लगे। शादी आपकी है? खान से उनकी मुस्कुराहट छिपी न रह सकी। वो हंस दिए थे। गाड़ी में उनकी मसरूर कुन हंसी गूंजी तो अदीना के लिए पलके उठाना मुश्किल हुआ था। गाल गर्म आग होने लगे थे। सारी शादी में फिर नजर नहीं आई थी वो। भतीजा भी माँ के पास ही रहा, वरना उसी के बहाने दीदार का शर्फ हासिल हो जाता। वापसी में भी वो उन्हें दिखाई न दी। निगाहें रात को सोने से पहले तक उसे ढूंढती रही, मगर वो तो सारा सुकून छीनकर मंजर से बिल्कुल गायब थी। अगली सुबह नाश्ते के वक्त उन्होंने साहब की भतीजी के मुतालिक इस्तफसार किया था। पहली दफा उन्होंने भाभी से उनकी बहन के मुतालिक पूछा था, आपकी हमशीरा कहाँ है? अमर के मुंह में चम्मच डालते वो रुक गई। ठहर कर उन्हें देखा। वो अमर खासा घुल मिल गया है उनके साथ। जल्दी से बात संभाली गई। न खाते अमर को दाल बनाया गया। घर चली गई है, वो जवाब देकर अमर का मुंह साफ करने लगी। उनका चेहरा एकदम से उतर गया था। नाश्ता बीच में छोड़कर वो उठ गए थे। भाभी के हमशीरा के किस्से सुन रखे थे। मोहतरमा खासी दरवेश शिफ्ट थी। किताबों से बेइंतहा शगुफ रखती थी। फारसी की दिल दादा थी। खुद भी किसी कदीम फारसी की गजल जैसी थी। रात के पहर भाप उड़ाते कहवे के कप के साथ आजाद के खतूत, दास्तान रूमी व शम्स, मंसूर अल हजाज के दीवानगी को पढ़ना पसंद करती थी। कॉलेज के अलावा घर से बाहर कम ही निकलती थी। निकलती तो शायद कल से पहले भी कभी उन्हें मोहब्बत की घंटियां सुनाई दे जाती। वही घंटियां जो धड़कन बन गई। दिल उन्हीं की लय में धड़कने लगा। आंखों के आगे वही एक चेहरा छा गया। झिझकती, नजरें झुकाती, घबराती अदीना। अदीना हाशिम। उससे दूसरी मुलाकात में भी अमर पेश पेश था। भांजे की मोहब्बत में घर से निकली थी वो। अंडा खाकर अस्पताल पहुंच गया था अमर। मौत के मुंह से वापस आया था। 3-4 दिन बाद तबीयत संभली थी तो हवेली वालों की जान में जान आई। 4 दिन बाद वह उससे मिलने आई थी। उन्होंने अपने कमरे के खुले हुए दरवाजे से एक झलक देखी थी, बस एक।
और यूं लगा था इतने दिनों से जो सांसें अटकी हुई थी वो जारी हो गई थी। कमरे से बाहर निकले तो मोहतरमा गायब। थोड़ी देर बाद किचन में जाते हुए नजर आई। मुजाहिद भी किचन में ही चले आए थे। वो फ्रिज से अमर के लिए दलिया निकाल रही थी। फ्रिज का दरवाजा बंद करके पलटी तो निगाहें सीधे दरवाजे पर टेक लगाकर खड़े हुए मुजाहिद खान पर टिकी। एक लम्हे में चेहरे का रंग उड़ा, नजरें तेजी से झुका ली गई। वो मुस्कुरा दिए, वही दिलकश प्यारी सी मुस्कुराहट जो उनकी शख्सियत का सबसे प्यारा हिस्सा थी। मुझसे इतना भागती क्यों हैं आप? वो पूछ बैठे। रास्ता दे खान। निगाहें अब भी नहीं उठी। सब कहते हैं अमर मुजाहिद पर गया है। अमर के साथ तो बहुत लगती है आपकी, फिर मुझसे इतना इनकता क्यों? मैं बाजी को बुला लूंगी। वो हंस पड़े थे, हंसते हुए रास्ते से हट गए। वो एक बार फिर भाग गई। सफेद कमीज सलवार में मलबूस, आस्तीन कोहनियों तक चढ़ाकर खड़े मुजाहिद खान ठंडी आह भरकर रह गए थे। अगली बार वो हवेली किसी तकरीब में नजर आई। इस बार वो बहुत ही पीछे खड़े तसल्ली से उसे देखते रहे थे। दिल चाहा बात करे मगर वो उठ जाती। उसे मुखातिब करते वो भाग खड़ी होती। अमर को गोद में लिए उसे प्यार करती अदीना भाभी की किसी बात का जवाब देते हुए हर गुजरती साथ के साथ उसके गाल लाल होते जा रहे थे। पठानों की खसलत बिल्कुल दूधिया रंगत थी, धीरे धीरे टमाटर जैसी होती हुई जा रही थी। जब उन्हें लगा कि अब वो नहीं हटे तो अदीना उठ जाएंगी, तब वो वहां से चले गए। तकरीब के कुछ दिनों बाद जब रातों की नींद हराम हुई, दिन का सुकून गारत हुआ और जब भाभी से सुना कि उनकी बहन के लिए रिश्ता आया है तो हिम्मत कर ली उन्होंने, दे दी उनके दरवाजे पर दस्तक। शहरियार भाई की शादी के बाद चचा की वफात हो गई थी। बाबा और भाभी के इसरार के बावजूद उसने अपना घर नहीं छोड़ा। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो पूछने वही आई, कौन? अंदर तक सुकून उतारती हुई आवाज, मुजाहिद खान। भारी मुस्तहकम लहजा। कुछ देर के मुराकबे के बाद दरवाजा खुला, बस इतना सा कि उन्होंने उसका आधा चेहरा देखा। सारी की सारी तो दरवाजे के पीछे छुप कर खड़ी थी। बात करनी है आपसे, बाहर आ जाएं। वो इस दीदा दलेरी पर हैरान रह गई। आप बाजी को बता दीजिएगा, वो मुझ तक पैगाम पहुंचा देंगी। बाजी की चमची उनके हलक तक कड़वा कर गई थी। अदीना, बस 10 मिनट बहुत होंगे। आज समझ में आ रहा था गांव और खानदान की लड़कियां किस दर्द से गुजरती रही थी जब वो अपने 5 मिनट भी कीमती मानकर उनसे मिलने से इनकार कर देते थे। आप बाजी। अदीना। वो चुप कर गई, पलक झपक कर उन्हें देखा। मैं चादर लेकर आती हूँ। दरवाजा बंद हो गया। फिर जब खुला तो मोहतरमा सिया चादर में ढकी हुई बाहर निकली थी। वो आगे आगे चलते जाते थे जबकि अदीना उनसे 2 कदम पीछे, चादर से मुंह भी ढक कर रखा था। चलते हुए कई बार उन्होंने मुड़कर उसे देखा था, जैसे उसकी मौजूदगी क्यों यकीनी बनाई। वो हर बार जल्दी से नजर झुका गई। वजीर लब मुस्कुराते हुए सर झुका गए। पहाड़ों से फूटते हुए चश्मे का पानी पत्थरों पर छोटी सी नहर की सूरत में बह रहा था। वो उस नहर के ऊपर बने हुए पुल से गुजरकर पहाड़ की तरफ आए थे। उनके दाएं तरफ पहाड़, बाएं तरफ नहर और दरमियान में सड़क। उनके सामने अदीना, अकब में पहाड़ और दरमियान में ढेर सारी मोहब्बत। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ अदीना। नमली मीरा के पहाड़ों के हिसार में बहते दरिया के सामने घुटने के बल बैठे मुजाहिद खान, स्याह चादर में छिपी हुई सर से पांव तक सुर्ख पड़ती हुई अदीना। आप कैसी बातें कर रहे हैं खान? चचा को मालूम हुआ तो खफा होंगे। कल जब आईने के सामने खड़े होकर मशक कर रहे थे तो खुद को हर तरह के जवाब के लिए तैयार कर रखा था। ऐसे अक्लमंदाना जवाब की हरगिज उम्मीद नहीं थी। वो हक्का बक्का उसे देखे गए। आंखों में ढेर सारी खपकी लिए वो पलट गई। दरिया के बहते हुए पानी की मानिंद उनका जोश भी ठंडा पड़ गया। सदमे की कैफियत में वो अगले कई घंटे वहीं बैठे रहे थे। सदमे से निकले तो सीधा उसके चचा से बात करने की ठानी। आपकी वो भतीजी, क्या भला सा नाम था उसका? माथा कुचाते हुए नाम याद करने की कोशिश की गई। रॉकिंग चेयर पर बैठकर वरगरदानी करते हुए जाहजेब ने चश्मे के शीशे के ऊपर से उन्हें देखा। अदीना की बात कर रहे हो? क्योंकि लाडला बेटा आजकल तो उसी के चक्कर में ख्वार होता नजर आ रहा था। जी जी वही। वो एकदम सीधे हुए। कैसे चचा हैं आप? उस बेचारी को अकेला कर रखा है, हवेली क्यों नहीं लाते उसे? जवान लड़की का तन्हा रहना कितना मुश्किल है, अंदाजा है आपको? कुछ हफ्ते पहले तक तो उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था। वो खुद नहीं आती। जाहजेब वापस किताब की तरफ मतवज्जा हो गए। तो आप कुछ ऐसा करें ना कि उसे आना पड़े। मसलन? चश्मे के पार मशकूक निगाहें उनके चेहरे पर टिकी। मसलन हवेली में किसी से निकाह करवा दें उसका। बालों में हाथ फेरते हुए नजरें झुकाए कहा गया। किसका? मोहन सी मुस्कुराहट मुजाहिद खान के लबों पर दौड़ गई थी। देख लें जो सबसे ज्यादा मुनासिब लगे। हवेली में सबसे ज्यादा मुनासिब मुजाहिद खान थे। मुस्कुराहट दबाते बालों में हाथ चलाते रहे। फिर कुछ भी कहे सुनाई बिना ही उड़ गए। जहाँ से बेटे के चाल चलन देख कर हैरान रह गए थे।
कल तक तो शादी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और मैं अभी 18 का हुआ हूँ यार बाबा। किनारे लग रहे थे। ये बैठे बैठे उसे हुआ क्या था, क्या होना था? बस एक जरा सी मोहब्बत हो गई थी। बाबा ने शहरयार भाई और भाभी से बात की थी। हमेशा की तरह शहरयार भाई ने हाथ उठा लिया। उनकी बला से हवेली में कुछ भी हो, भाभी अलबत्ता उठते बैठते उन्हें घूरती थी और वो बेचारे खिसियाने होकर खिसक ही जाते थे। एक हफ्ता इंतजार की भट्टी में जलते रहे। कोई आवाज देता तो सुनाई न देती, कोई काम कहता तो उल्टा करके आ जाते। हुआ क्या है आपको? ऐसे नालायक तो नहीं थे आप। गुल खान ने भी झड़क दिया था। देख कर चलें खान, देख कर, आपकी बिना हवेली काट खाएगी। गाड़ी हॉर्न दे रही थी, वो सुन ही नहीं रहे थे। आखिर में किसी ने बाजू से पकड़कर रास्ते से हटाया तो होश में आए थे। खुदा का खौफ करो मुजाहिद, क्यों मेरे बेटे को मारने पर तुले हुए हो? उन्हें अमर को अंडा खिलाते हुए देखकर भाभी चीखी तो उठी थी। वो हैरत से कभी भतीजे के खुले हुए मुंह को देखते, कभी चम्मच में रखे हुए उबले हुए अंडे के टुकड़े को। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? ये हिसाब किताब क्या है तुमने? जाजिब तड़क गए। वो बेचारगी से सर झुका गए। दिमाग और दिल तो दो गलियां छोड़कर उस छोटे से घर में अटक गए थे जहां वो रहती थी। मुजाहिद, ये सामान अदीना को दे आओ। भाभी आज से पहले भी बहन के काम कहती रहती थी, लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी इतनी खुशी से नहीं किए थे। उनकी तो ईद हो गई थी। सामान उठाया, गाड़ी में डाला और पहुंच गए उसके घर। कौन? लाकर बीमार सी आवाज। मुजाहिद। वही मुराकबे का लंबा सा दौरानिया। और फिर दरवाजा खुला। वही दरवाजे के पीछे छिपी उनकी मोहब्बत। भाभी ने सामान भेजा है, इजाजत हो तो अंदर रख दूं? दरवाजा सारा खुल गया। वो सामान गाड़ी से निकालकर अंदर आ गए। सामान बरामदे में रखकर पलटे तो वो पीछे ही खड़ी थी। टिश्यू से जुकाम जदा सी नाक रगड़ती, नम आंखों से टिश्यू को ही देखती। चेहरा और आंखें लाल हो रही थी। लंबी चुटिया से बाल निकल रहे थे। हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में दुपट्टा कंधे पर डाले वो हमेशा की तरह सुनहरी तितलियों में घिर गई और उनके अकब में घंटियां बजने लगी। घंटियां मोहब्बत की। तबीयत को क्या हुआ है? फिक्रमंदी से पूछा गया। जुकाम हो गया है। नाक को टिश्यू से रगड़ा, नजरें हनूस झुकी हुई। दवा ली थी? जी, आप जाएं, आपका ज्यादा देर यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। एक लम्हे के लिए लाल होती हुई आंखें उनकी तरफ उठी और उनका सब कुछ लेकर वापस झुक गई। ख्याल रखिएगा अपना, वो कहकर आगे बढ़ गए। पीछे दरवाजा बंद हो गया। हवेली आकर सबसे पहले सूप बनवाया था, बनवाकर उसके घर भिजवाया था। भाभी को खास तलकीन की थी कि आदत कराए, बहुत बीमार लग रही थी। तुमने ही बीमार किया है? भाभी के इंकशाफ पर वो हैरान रह गए। मैंने? परेशान होती है तो जुकाम हो जाता है उसे। लेकिन वो परेशान थी क्यों? एक हाँ ही तो कहनी थी। कह दे, ऐसा भी क्या बंदा सोच सोच कर खुद को बीमार कर ले। अगले 3 दिन हवेली से सूप बनकर वहां जाता रहा। भाभी सर पकड़कर बैठ गई थी। साहब उन्हें घूर कर सर झटकते रह गए। मुलाजमा मायने खेज नजरों से उन्हें देखती रही थी। फिर आखिरकार वो खबर आ ही गई थी। मोहतरमा सेहतयाब हो चुकी थी। वो कह रही थी कि अगर हवेली से कोई इधर आया तो दरवाजा नहीं खोलेंगी। सेहतयाबी का ऐलान करने का अंदाज थोड़ा अजीब था, मगर खैर है, वो ठीक हो गई थी, बहुत था। उसकी सेहतयाबी के बाद उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। 2 दिन बाद ही बाबा की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई। एक हफ्ते के अंदर अंदर मंगनी का ऐलान कर दिया गया। दूसरे हफ्ते में बाकायदा रस्म हुई। उनके अलावा हवेली का हर फर्द गलियां छोड़कर उसके घर गया था और वो उनसे मंसूब हो गई। वो छत पर टहलते रहे कि शायद थोड़ी सी झलक दिखी जाए, मगर कुदरत मेहरबान नहीं हुई थी। चीख ही तो उठे थे वो जब भाभी ने कहा था कि तस्वीर तो दी ही नहीं। सदमे की कैफियत में खाना तक अंदर नहीं गया था। उन्हें लगा था इसके बाद वो उनसे मिलने से नहीं कतराएगी, उन्हें देखकर उठकर चली नहीं जाएगी। मगर वो अदीना थी, पहले महीने में एक बार हवेली आ जाती थी, अब अमर को बुलवा लेती थी। वो सुलग कर रह जाते थे। बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक देने के इखलाक इजाजत नहीं देता था। मुलाकात का कोई जरिया नहीं था, राब्ता वो रखना नहीं चाहती थी। सारे अरमान दिल में लिए वो चले गए। गर्मियों की छुट्टियों पर आए हुए थे। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई के सिलसिले में वापस लाहौर जाना पड़ा। 4 माह के बाद हफ्ता भर के लिए आए थे वो। हवेली मेहमानों से भरी हुई थी। चचा, फप्पू, उनके बच्चे सब जमा थे। भाभी ने उसे भी बुलवा लिया था, वो भी आ ही गई। नीले रंग के नफीस जोड़े में मलबूस दुपट्टा सर पर टिकाकर वो फप्पो के आगे झुकी थी। फप्पो ने उसके सर पर हाथ रखा था। ये मुजाहिद की है। बराबर में बैठी हुई खातून से उसका तारुफ करवाया गया। पीछे खड़े हुए मुजाहिद भरपूर मुस्कुराहट मुस्कुराए। मैं अदीना का हूँ। दोनों हाथ कमर पर बांधे वो फप्पो के आगे झुक गए थे। उनके सर पर हाथ रखते हुए फप्पो हंस पड़ी थी। पहलू में खड़ी हुई अदीना के लब खफीफ मुस्कुराहट में ढल गए थे। पेट में तितलियां सीन तोड़ने लगी थी। वो मुजाहिद की थी, वो उसे घर छोड़ने आए थे।
सुस्त रवि से उसके बराबर में चलते हुए गर्दन तिरछी किए उसे देख रहे थे। घबराई हुई सर से फिसलता हुआ दुपट्टा बार बार सर पर टिकाती वो ठंड से लाल हो रही थी, या उनकी मौजूदगी से वो समझ नहीं पाए। पूछेंगी भी नहीं कि कैसा हूँ। घर के दरवाजे पर वो रुक गए, उसके मुकाबिल खड़े हो गए। उसने निगाहें उठाई और वो सांस लेना भूल गए। कैसे हैं? पहली बार वो उनकी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। बहुत अच्छा हूँ। आप कैसी हैं? नजरें फिर से झुक गई थी। वो मुस्कुरा दिए। ठीक हूँ, मुख्तसर से जवाब और खामोशी का लंबा दौरानिया। घर में सब ठीक है? किसी चीज की जरूरत, कोई परेशानी? नहीं, सब ठीक है। फिर से वही गहरी खामोशी। कुछ सुनने के मुंतजिर मुजाहिद खान, कुछ ना कहने का अहद करती हुई अदीना। इम्तिहानात हो गए आपके? जी, पिछली बार आप आए थे तब इम्तिहान ही चल रहे थे। उन्होंने ओह के अंदाज में लब सुकेड़े थे। नतीजा आ गया? सर नफी में हिलाने पर इक्तफा किया गया। दबंग से मुजाहिद खान अदीना के आगे बोलने से पहले 10 बार सोचते थे। अब भी तजबजुब से बार बार नीम व लबों को आपस में पेवस्त कर देते। ठंड बढ़ती जा रही थी। अब वो बोले तो मुंह से धुआं सा निकला था। मैं बरसों जा रहा हूँ, कल आपसे मुलाकात हो सकती है? हिम्मत करके पूछ ही लिया। मैं मसरूफ हूँ। बेदर्दी से ख्वाहिश रद्द की गई थी। वो ठंडी सांस भर कर रह गई थी। वो जा चुकी। वो बहुत देर वहीं खड़े रहे। मुजाहिद खान इस बार भी बहुत से अरमान लिए वापस चले गए थे। अगली बार 6 माह के बाद दोबारा गर्मियों की छुट्टियों में ही आए थे। उसके दरवाजे पर दस्तक दी, न हवेली में रुका। इस बार उस रास्ते पर खड़े हो गए थे जहाँ से गुजरकर वो कॉलेज जाती थी। मेरे साथ चलें, आपके चचा से इजाजत ली हुई है, खफा नहीं होंगे वो? दोनों हाथ सीने पर बांधकर अदीना का रास्ता रोककर खड़े मुजाहिद खान, सर से फिसलती चादर को सर पर टिकाती हुई खफा सी अदीना। आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? खुदा की कसम अगवा नहीं कर रहा। मंगेतर ना सही, कजन समझकर तो थोड़ा एतबार कर लें। बस जरा चश्मे तक चले। किसी को घास ना डालने वाले मुजाहिद खान अपनी मंगेतर से एक मुलाकात के लिए जितना ख्वार होते थे वही जानते थे। सिर्फ 10 मिनट। वो उन्हें बावर करवाती हुई चल पड़ी। मुजाहिद खान अरे रुके तो करते रह गए थे। चश्मे के पास पहुंचकर वह सारी की सारी मुजाहिद खान की तरफ मुतवज्जा हुई। सवालिया निगाहों से उन्हें देखा जो अब कुछ कहने को तैयार नहीं थे। आप ऐसे मत देखें, मैं सच में बुरा लड़का नहीं हूँ। उन्हें आज तक किसी को यूं अपनी शराफत का यकीन दिलाने की जरूरत पेश नहीं आई थी। शरीफ लड़के इस तरह किसी का रास्ता नहीं रोकते। वो खफा थी। आप मंगेतर हैं मेरी, मैं कजन हूँ आपका। आपका भांजा मेरा भतीजा है, आपकी बहन मेरी भाभी है। वो गड़बड़ाए थे। इसके बाद आपको मेरा रास्ता रोकने का मार्जिन नहीं मिल जाता मुजाहिद। उसकी सुई वहीं अटकी थी। पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुन रहे थे। रास्ता रोकना रायगा नहीं गया था। अच्छा ठीक है, सॉरी, आइंदा नहीं होगा। अब बैठ जाएं, 2 घड़ी बात कर लें, कुछ कह लें, कुछ सुन लें। उन्होंने मासूद करके बात खत्म की थी। अदीना चंद पल उन्हें देखती रही थी, फिर पत्थर पर बैठ गई थी। मुजाहिद खान उसके बराबर में रखे हुए पत्थर पर बैठ गए। आप ठीक हैं? घर में कोई परेशानी तो नहीं? काफी देर बाद पूछा गया था। जितनी बातें याद करके आए थे सब भूल गए। नहीं। हाथों को घोरते हुए जवाब दिया गया था। वो खामोश हो गए इस उम्मीद पर कि जवाबन उनकी खैरियत दरियाफ्त की जाएगी, मगर दूसरी तरफ खामोशी थी। मुजाहिद। काफी देर बाद उन्हें पुकारा गया था। वो गर्दन घुमाकर उसे देखने लगे। मेरा रास्ता मत रोका करें, घर के दरवाजे पर मत आया करें। हर बार आपको इनकार करना अच्छा नहीं लगता। उनका दिल डूब गया था। ऐसी बात नहीं है कि मुझे आपसे कोई रंजिश या कोई मसला है। मुझे बस अपनी इज्जत, अपना वकार प्यारा है। आप चचा के बेटे हैं, बाजी के देवर हैं। मेरा भांजा आपका भतीजा है, लेकिन फिर भी आप मेरे कुछ नहीं हैं। मैं मंसूब हूँ आपसे, लेकिन बस निस्बत ही तो तय है। जिस दिन आप मुझे अपना नाम देंगे उस दिन नहीं रोकूंगी आपको। जिस दिन आप हर हक रखेंगे फिर सब कहूंगी, सब सुनूंगी। जब आपकी इज्जत बन जाऊंगी तब किसी चीज से एतराज नहीं करूंगी। फिलहाल मुझे मेरी इज्जत का ख्याल रखने दें प्लीज। वो कह चुकी और वो सुन बैठे उसे देखते रहे थे। उन्हें लगा वो उससे घबराती है, झिझकती है, जबकि वो तो बस अपनी और उनकी इज्जत का ख्याल कर रही थी। उस दिन और उस दिन के बाद हर दिन मुजाहिद को अपने फैसले पर फख्र होता था। वो उनका गुरूर बन गई थी। वो माजरत करके पीछे हट गए। फिर वो नजर आई न मुजाहिद उसे देखने गए। हाँ, खानदान के तकरीब में कोई रोक टोक नहीं थी। अब वो सामने बैठी हो तो आंखों पर पट्टी तो नहीं बांध सकते। उनकी मंगनी को कितना अरसा हुआ था? सिर्फ 2 साल। 2 साल बाद जिन दिनों मुजाहिद हवेली आए हुए थे, उन्हीं दिनों कॉलेज से वापसी पर उसने
लोगों से बातें सुनी थी। उसे लगा किसी ने गर्म शीशा कानों में उंडेल दिया हो। वो हक तक लोगों के हिलते हुए लब देख रही थी। वो क्या कह रहे थे? कैसी मगलूजात बक रहे थे? आखिर उन्हें इतनी इजाजत दी किसने? वो मुजाहिद खान के किरदार पर कीचड़ उछाल रहे थे। हवेली का सबसे मोअज़्ज़ज़ शख्स था मुजाहिद। इज्जत देना, इज्जत करना जानता था वो। कैसे? वो कैसे ये सब कर सकता था? वो सर पर बिठाने लायक था। ये लोग उसका नाम जूतों तले मसल रहे थे। चादर में ढकी हुई अदीना उस दिन अपने ही कदमों में अपनी चादर रौंद कर हवेली पहुंची थी। हवेली के दाखिली जीनों पर बैठे मुजाहिद को देखा तो सारा वजूद धुआं धुआं होता महसूस हुआ। उनके चेहरे की रौनक, मुस्कुराहट से मसीन लब, कहाँ था सब? वो बस शिकस्ता, हारी हुई नजरों से उसे तकते थे। उनकी नजरें उसका सारा वजूद घायल कर गई थी। वो घुटनों के बल वहीं गिर गई, ढहसी गई। दुपट्टा सर से फिसलता गोद में आन गिरा था। घनी सिया चुटियां बाएं शाने पर झूल सी गई थी। अदीना, उनकी आवाज रुन गई। उसका सर झुका, कई आंसू गालों से लुढ़कते हुए थोड़ी सी गिरे। अदीना, वो सिसक गई। लब भींचकर अपनी सिसकी रोकना भी चाही तो नाकाम ठहरी। बताएं, कहाँ गलती हुई है मुझसे? वो अपना झुका सर नहीं उठा पाई। उनकी आवाज से झलकता हुआ खालीपन उसका दिल चीरता गया था। मैं तो आपसे भी पीछे हट गया था। फिर क्यों? उनकी किसी सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। वो बस खामोशी से आंसू गिराती रही थी। वो हारे हुए जुआरी की तरह उसे देखते रहे थे। मैं अमर से नजरें नहीं मिला पा रहा। अदीना, अमर ने सब सुना। वो वहीं खड़ा था। वो ढलकता सूरज सांस रोके उस ऊंचे मर्द को सिसकते हुए देखता था। खानदान के सबसे मजबूत मर्द की कमर टूट गई थी। ऐसे तोड़फोड़ का शिकार हुए थे कि फिर नजरें उठाने के काबिल न रहे। उन्होंने अपने कमरे से निकलना छोड़ दिया। अदीना अपने घर महसूर हो गई। लोग बकते रहे, जहर उगलते रहे, यहाँ तक के एक दिन जुल्म की इंतहा कर दी। शोर गुल की आवाजें सुनकर वो फिक्रमंदी से छत पर आई थी। छत से जो मंजर देखा था वो जिस्म से जान तक निकाल गया था। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब ने मैदान हशर लगाया हुआ था और मुजाहिद खान संसार हो रहे थे। उन पर फेंका गया हर पत्थर अदीना को छलनी करता गया था। वो चीखी थी, नंगे पांव हवेली की तरफ भागी थी। मुलाजिमों को उनके पीछे भेजा गया मगर सब रायगा गया। जख्मों से चूर मुजाहिद लौटे तो मुजाहिद नहीं रहे थे। घर के लाडलों पर आसाब बहुत कड़े टूटे थे। मुजाहिद खान भी ऐसे ही एक कड़े आसाब की जद में आए और नमली मीरा छोड़ गए। जाने से पहले कोई अहद किया न उसे आज़ाद कर गए। वो उनकी सितम ज़रीफी पर हैरान रह गई थी, मगर जब उनकी तकलीफ याद आती तो अपनी हैरत पर शर्मिंदगी होती। 1, 2, 10, 20 साल, कई सदियां, 7 जन्म वो नहीं लौटे। बहुत बार बाएं हाथ की अंगूठे अमानत में पहनी हुई अंगूठी उतार कर फेंकने का दिल किया था, मगर हर बार यूं लगा जैसे वो अंगूठी नहीं उतार रही थी, रूह खींच रही है, जान निकाल रही है। अमर अक्सर सवाल करता था, मोहब्बत करती थी आप उनसे? इस सवाल का जवाब हमेशा नफी में होता था। जब तक मुजाहिद खान थे मोहब्बत की कोपल दिल में फूटी जरूर थी, मगर महसूस नहीं हुई। वो गए तो हर गुजरते दिन के साथ उस कोपल की निशोनुमा देखकर हैरान रह गई। ऐसी मजबूती, इतनी सरसब्ज, इतना कद। जा चुका है मुजाहिद, कब तक उसके नाम पर बैठी रहोगी अदीना? चचा ने कई बार झड़का था। आप तो ऐसा ना कहें, वो लौटे तो एक दर्द तो होना चाहिए जो बस उनके लिए खुला हो। वो सहम जाती, कांप जाती, वो कट कर रह जाते। वो भूल चुके होंगे आपको, मुमकिन है वो जहाँ भी हो शादी कर ली हो, अपनी जिंदगी में खुश हो। आप क्यों उनके इंतजार में हैं अदीना? अमर झुंझला जाता था। मेरे बस में नहीं है। मैंने अगर शादी कर ली तो जुल्म करूंगी। मैं अपने शौहर में बस मुजाहिद को ढूंढूंगी। अमर, और ये बहुत बुरी बात है। मुकम्मल तौर पर बेबस थी। दिल से मुजाहिद की मोहब्बत कैसे निकाल फेंकती? नहीं हो रहा था उससे मूव ऑन, आज तक नहीं हुआ। एक बार तो बारात दरवाजे पर खड़ी थी। निकाह ख्वाह निकाह का खुतबा पढ़ चुका था। अमर उसे लेने उसके कमरे में आया था। वो साकित नजरों से आईने में झलकते हुए अपने अक्स को देखती थी। अमर उसके बराबर में आकर खड़ा हुआ तो कई आंसू खामोशी से उसके रुखसार पर भिगो गए। मुझे मुजाहिद की दुल्हन बनना था अमर। खुद से 17 साल छोटे लेकिन कद में कई इंच बड़े भांजे की कंधे से लगकर वो सिसकियों के साथ रोई थी। मुझे इन हाथों में मेहंदी नहीं, अपनी मोहब्बत का खून नजर आ रहा है। निकाह का खुतबा, नमाज जनाजा की तकबीर महसूस हो रहा है। अमर, मुझे करार नहीं आ रहा। अमर, मुझे कहीं से मुजाहिद ला दो।
अमर का सफेद कुर्ता उसके आंसू से तर होता गया था। आपका दिल नहीं मान रहा तो इनकार कर दें, मैं सब संभालूंगा। किसी के प्रेशर में मत आए अदीना। वो आहिस्ता से उसका सर थपक रहा था। जिसे गोद में खिलाया था वो अब उसका मुहाफिज बन गया था, उसके घर का मर्द, और उसके लिए डट कर खड़ा था। चचा खफा होंगे। नम आंखों से उसे देखा। मैं संभाल लूंगा, आप बस हुक्म करें। बारातियों को बिठाना है या वापस भेज दूं? उसने ठहर कर अमर के मजबूत हाथों की गिरफ्त में अपने लरसते हुए हाथों को देखा। फिर ये नम सुर्ख आंखें आईने में झलकते हुए अपने अक्स पर ठहर गईं। उसे अपना आप बहुत अजनबी सा लगा। उसने सर नफी में हिलाया तो मुंह से सिसकी निकल गई थी। मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी अमर। आवाज रुन गई। अमर ने आहिस्ता से उसे अपने साथ लगाते हुए उसका सर सहलाया। अदीना। उसे बेड पर बिठाकर वो पंजों के बल उसके पास नीचे बैठा था। उसके दोनों हाथ थामकर उसकी आंखों में झांक रहा था वो। बारात सिर्फ एक शर्त पर जाएगी, आप कभी भी मुजाहिद खान की वजह से खुद को जाया नहीं होने देंगी। शादी जिंदगी का मकसद नहीं है, नहीं करनी ना करें, लेकिन इसके बाद आप कभी भी मुजाहिद खान के रोग में अपनी जिंदगी तबाह नहीं करेंगी। वादा करें अदीना, मैं आपकी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, बशर्ते आप किसी भी दूसरे इंसान के लिए खुद पर जिंदगी हराम नहीं करेंगी। करें वादा। उसकी आंखों में झांक कर वो वादा ले रहा था। दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछ रहा था। नम आंखों से उसे देखते हुए अदीना ने भी ऐहद कर लिया था। अमर चला गया था। फिर आगे सब सुस्त रवि से हुआ था। अमर ने बारात वापसी भेज दी थी। चचा ने उसे बहुत डांटा था, बहुत बातें सुनाई थी। तुम्हें लग रहा है मैंने धूप में बाल सफेद किए हैं? जिंदगी अकेले नहीं कटती अमर, उससे समझाने के बजाय तुम उसके साथ खड़े हो। उनका दिल नहीं मान रहा तो उससे कहो मनाए अपने दिल को। जिसके नाम पर वो बैठी है मैं उस पर फातिहा पढ़ चुका हूँ। 15 सालों में जिसने पलट कर नहीं देखा वो 15 साल बाद भी नहीं आएगा। तुम हटो, मैं खुद उससे बात करता हूँ। वो हटने के बजाय चचा के आगे डटकर खड़ा हो गया था। आप अदीना से कोई बात नहीं करेंगे। अगर सवाल करना है तो जाकर अपने बेटे से करें, जिसने मोहब्बत तो की थी मगर निभाना भूल गया है। अदीना को प्रेशराइज नहीं करने दूंगा मैं। मेरा होते हुए इस घर की किसी औरत के साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं होगी आगाजान। उसका लहजा इस कदर मुस्तहकम था कि चचा को पीछे हटना पड़ा था। अदीना दरवाजे से लगकर नीचे बैठती चली गई थी। चचा चंद दिन उन दोनों से खफा रहे थे। अमर ने जैसे तैसे उन्हें मना लिया था। उसके बाद कभी कोई बारात उसके दरवाजे पर नहीं आई थी। लड़के 30 का हिंसा पार कर लें तो वैसे भी जमाना आके फेर लेता है। कुछ लोग भी नहीं आए, कुछ अमर ने भी सबको दूर रखा। उसने कहा था वो उसकी जिम्मेदारी उठा सकता है। उसने चचा की जिंदगी में ही अदीना की जिम्मेदारी उठा ली थी। कॉलेज से ही प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रखी थी उसने। अमर ने उसकी ख्वाहिश पर कुछ एनजीओ से बात की थी, थोड़ा चचा ने साथ दिया और वो सोशल वर्कर बन गई। अपने ही गांव में स्कूल अस्पताल तामीर करवाए। कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था तो खुद ही तालीम बांटने खड़ी हो गई थी। उसने खुद को जाया नहीं होने दिया था। वो बहुत सौ की दुआएं समेट रही थी। शादी जिंदगी का मकसद नहीं है, ये बात पल्लू से बांध ली थी। थका देने वाले दिन के बाद जब घर वापस आती थी, हाँ तब तब उसे तन्हाई काट खाने को दौड़ती थी। तब मुजाहिद खान याद आते थे। अमर, शेरदिल, अलमीरा, खिज्र सब अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। उसका बहुत दिल करता था रात के पहर लॉन में किसी के साथ टहला जाए, कहवे के कप लेकर दिन भर की रवदाद सुनी और सुनाई जाए। तारों को तकते हुए कोई कदीम फारसी शायरी पढ़े और फिर वो तर्जमा करने की कोशिश करे। आतिशदान के पास बैठकर कोई उसे गबारे खातिर पढ़कर सुनाए। वक्त के साथ साथ ये छोटी छोटी ख्वाहिश अंदर ही अंदर जड़ें मजबूत करती जा रही थी। दिल के नेहा खानों में उस कोई की तशरीह में मुजाहिद खान का नाम कुंदा था। कोई अहद किया था चचा ने, कोई बात, कोई इशारा के वापस आएंगे। सुर्ख गुलाब की पत्तियां तोड़ते हुए अलमीरा ने पूछा, कुछ नहीं? फिर भी? वो हैरान हुई। हाँ फिर भी? वो नम आंखों से हंसी थी। मैं समझ सकती हूँ। अमर के बाद वो थी जो उसे समझ सकती थी। बिना किसी ऐद, बिना किसी इजहार के भी खुद को किसी का पाबंद समझना, मैं जानती हूँ ये कैसा होता है खाला। कोई हक ना होते हुए भी खुद पर उसका हर हक समझना। वो मुस्कुराई, आंखों में कर्ब उभरा। मैं जानती हूँ वो लौट आएंगे। उनके कमरे में आज भी गुलाबों की महक होती है। वो राज फाश कर गई थी। अलमीरा की आंखों की चमक ने उसकी धड़कनें सुस्त कर दी थी। जिंदगी में उसे सबसे ज्यादा जरूरत उम्मीद की थी। अलमीरा ने उसे जो सुर्ख गुलाब पकड़ाया था वो उम्मीद की किरण बन गया था। मुजाहिद खान और उनके दरमियान कोई ऐद नहीं था, बस गुलाब थे।
सुर्ख गुलाब आपके लिए। ताज़ा सुर्ख गुलाब उसकी तरफ बढ़ाया गया था। वो मौहूम सा मुस्कुराते हुए गुलाब थाम गई। कब? सब गलत होने से पहले, उस आखिरी तकरीब में जब वो उसे घर छोड़ने आए थे। इंतजार तवील हो गया मगर उम्मीद कायम रही। वो लौट आएंगे, अदीना हमेशा खुद को समझाती रही। वो आएंगे तो उसे अपनी राह तक ता पाएंगे। ये ख्याल उसे शर्मसार करता रहा था। लेकिन उस दिन उसे रियलिटी चेक मिला था। वो जितना भी इंतजार कर ले, मौत इंतजार नहीं करती। मुजाहिद खान ने देर कर दी थी, बहुत देर। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था मगर वो नहीं आए। उन्हें दरवाजा खुला मिलेगा मगर उस दरवाजे पर अदीना नहीं होंगी। वो कहाँ होंगी? बिस्तर मर्ग पर, या वो जा चुकी होंगी वहां जहां से वापसी मुमकिन नहीं। हकीकत का थप्पड़ चेहरे पर पड़ा तो खुदा से अपने लिए जितना सब्र, जितनी हिम्मत मांगी थी, सब रायगा जाती महसूस हुई थी। उसे जिस्म का हर बाल खड़ा होता हुआ महसूस हुआ था। वो बेयकीनी सी कैफियत में आईने में अपने अक्स को तकती थी। उसके जब्त का शराजा कदमों में बिखर चुका था। कई आंसू रुखसार भिगोते गए थे। शादी जिंदगी का मकसद नहीं होती, लेकिन जिंदगी में एक बार मोहब्बत पाने की ख्वाहिश सब करते हैं। उससे ये ख्वाहिश करने का हक भी छीना जा रहा था। इस ख्याल ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे कि बहुत वक्त बाद एक भटका हुआ मुसाफिर आबलाजदा पाँव के साथ उसके दरवाजे पर खड़ा हो। दाढ़ी के चंद सफेद बाल और मिट्टी में अटा चेहरा थकान बोलता हो। जब लरसते हुए हाथ उसके दरवाजे पर दस्तक देंगे तो बहुत इंतजार के बावजूद दरवाजा बंद रहेगा। और अगर दरवाजा खुला मिले तो बोसीदा सी कुर्सी पर बैठे हुए वजूद का सर ढलक चुका होगा। गड़ 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 वक्त की चक्की चलती जाती होगी। खिज़र चला गया। अदीना ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो भी अपने कमरे में आ गई थी। चेंज करके निकली तो कमरे में दम घुटने लगा था। हर सांस भारी महसूस हो रही थी। दिल बैठता जा रहा था। वो टहलने लगी। गले में कुछ नोकीला सा चुभने लगा था। बाएं हाथ से गर्दन को मसलती, बहुत सारे आंसुओं को वापस पीछे धकेलती वो निढाल होने लगी थी। यूं लगा अंदर कोई लावा है, उबल रहा है, फटने को तैयार है। ऐसे लग रहा था जैसे दिल पर पहाड़ जैसा भारी बोझ हो। दबाव बढ़ रहा हो, सांस लेना मुहाल हो रहा हो। वो नहीं रह पाई, कमरे से निकल आई। किचन में दाखिल होकर बेसन का नल खोलकर मुंह पर पानी के छींटे मारे। कांपते हुए हाथों से फ्रिज खोलकर बोतल निकाली और ढक्कन खोलकर मुंह से लगा ली। हलक में अटकते कांटों पर जैसे किसी ने तेजाब फेंका था। वो तकलीफ सहती रही थी, पानी अंदर उतारती रही थी। आधी बोतल खाली करके वापस फ्रिज में रखी। फ्रिज से टेक लगाए, लंबे लंबे सांस लिए। अब क्या इतना बुरा वक्त आ गया है कि इस जैसे लोग पढ़ाएंगे हमें? हन्नान ने उसकी गर्दन जकड़ी थी। तुम ये अलाबला मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये ट्यूमर आपके दिमाग में है। गर्दन पर गिरफ्त सख्त हुई थी। मेरी मोरल वैल्यूज मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि इस कदर गिरी हुई खातून से लेक्चर लूं मैं। हन्नान के अलावा हजारों और हाथ उसकी गर्दन पर आ टिके। मैं गलत नहीं हूं तो आप ही है ना जिन्होंने अपनी दोस्त के शोहर के इश्क में अपनी दोस्त का कत्ल किया है। आंखें जलने लगी, गर्म सांसों से चेहरा झुलसने लगा। मुजाहिद खान को कुछ मत बताना। वो अदीना की मोहब्बत में नहीं आए तो अब भी आने का हक नहीं रखते। उसे लगा वो एक गार में है, कैद कर दी गई है। फरार का हर रास्ता मसदूद है, हर सू अंधेरा है और वो बस यहीं तड़पती तड़पती मर जाएगी। वो चीखना चाहती थी, आवाज नदारद। रोना चाहती थी, आंखें बंजर। बेबसी की इंतहा, तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त। मेरी मोरल वैल्यूज मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि इस कदर गिरी हुई खातून से लेक्चर लूं मैं। उसकी तमाम तर हसियात मिलकर बस उस तकलीफ को महसूस कर रही थी जो अल्फाज नामी खंजर के दिल में उतरने से हुई थी। कैसे जहरीले अल्फाज थे, कैसी नफरत, कैसी हकारत थी। जिंदगी भर नफरत मिलने के बावजूद वो आज भी अपने लिए किसी की आंखों में हकारत देखकर कांप जाती थी, सहम जाती थी। किसी की जात को सवालिया निशान बनाना, उसे हकीर महसूस करवाना, उसे खुद से नफरत पर मजबूर करना, भरे मजबे में ऐसे अल्फाज कसना कि वो खुद को पुराना महसूस करे। क्या इतना आसान होता है? दिल में जो खंजर उतरा था वो निकलता ही नहीं था, वहीं काढ़ा चुभ रहा था। कतरा कतरा खून बहता महसूस कर रही थी वो। मैं उसे मोहब्बत में छोड़ आया हूँ अलमीरा, मैंने उसके लिए हमेशा खैर मांगी है। वो निढाल सी होकर वहीं फिर से लगकर बैठी चली गई थी। काफी देर बैठी रही, हर शे बेमायने लगी। वजूद रेत की सरे की तरह बिखरता गया, फिसलता गया। वो टांगे पेट से मिलाए यकटक सफेद फर्श पर तकती रही थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि वो कितनी देर वहीं बैठी रही। फिर बस वो उठ गई, उठकर खाना बनाने लगी।
बालों को जूड़े में बांधकर, कंधे पर गिरा हुआ दुपट्टा काउंटर के पास रखी कर, कुर्सी पर डालकर उसने खुद को मसरूफ कर लिया। खाना बनाया, खाना मेज पर लगाया तो वक्त देखा, रात के 11 बज रहे थे। वो अदीना के पास नहीं गई। उसने अमर के कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी थी। खाना लगा दिया है, खाला को भी बुला लाए। उसने उनकी तरफ देखा, ना ही उनकी जवाब का इंतजार किया। मध्यम आवाज में कहकर पलट गई, सीधी मेज के पास आई और कुर्सी खींचकर बैठ गई। अमर आए, अदीना भी आई। अमर सरबराही कुर्सी पर बैठे, अदीना उनके दाएं तरफ, वो बाएं तरफ बैठी थी। अदीना ने खाना निकाला, फिर अमर ने उसके प्लेट में डाला और मसरूफ हो गए। उसने रोटी का लुकमा तोड़ा, मुंह में रखा, गर्दन के गिर्द कसा गया हुआ फंदा सख्त हो गया। अलमीरा, बच्चे ठीक हो? थकी थकी लग रही हो। अब भी उसकी फिक्र, इतनी बहादुर क्यों थी वो? खुद को इंसान होने का मार्जिन क्यों नहीं देती थी? उसने सुस्त रवि से निवाला चबाया था, निगाहें प्लेट पर मरकूज रखी थी। सुबह यूनी से छुट्टी कर लो मीरा, अमर ने मशवरा दिया था। उसने दूसरा निवाला तोड़ा था। अदीना जवाब ना पाकर खामोश हो गई थी। अमर खाने से हाथ रोककर उसे देखने लगे। निगाहें उसके झुके हुए चेहरे से होती लरसते हुए हाथों पर पड़ी। अलमीरा ने दूसरा निवाला भी मुंह में डाला था। मीरा, क्या बात है? ऐसी नरमी, ऐसा ख्याल। समझ गए थे कि बात सिर्फ अदीना की नहीं थी। सामने रखे प्लेट धुन में लिपट गई थी। सुस्त रवि से निवाला चबाने की कोशिश की तो हलक में चुभने लगा। तकलीफ इतनी बढ़ी कि आंखें नम हुई। निवाले से भरे हुए मुंह से सिसकी निकली थी। बेक वक्त दोनों रुखसारों पर आंसू लुढ़क गए थे। अमर शशदर रह गए। अदीना की आंखों में करब उतरा। वो सिसक रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे बिखर रही थी। आंखों से गिरते आंसुओं पर काबू रहा, न ही मुंह से निकलती हुई सिसकियों पर। लरसते हाथ आंखों पर रखे हुए वो रो दी थी। खाने की मेज पर रात की गहरी खामोशी में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। किसी ने खाने को हाथ नहीं लगाया था। अदीना के चेहरे पर मलाल उतरा था। अमर एक हाथ गोद में रखे, बायां बाजू मेज पर रखे हुए मुट्ठी भींचे बैठे थे। आंखों पर रखे हुए हाथ भीगने लगे थे। सिसकियां थमती ना थी। समाज से टकराती हुई आवाजें दिल में खंजर की तरह चुभने लगी थी। वो कैसे संभाले खुद को, कैसे रोके? ऐसी बेबस तो कभी ना हुई थी, ऐसी कमजोर तो कभी ना पड़ी थी। अदीना मजीद जब्त न कर सकी थी। वो उठने लगी कि अमर ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। वो बेबसी से कभी उन्हें, कभी अलमीरा को देखे गई। वो चाहते थे वो रोए, दिल में जमा गुबार निकाले, वरना कुछ हो जाएगा उसे। मुसलसल खामोशी, अंदर ही अंदर कुड़ना कुछ कर देगा उसे। वो रोती रही, सिसकियों से हिचकियां लेती आवाजों के साथ रोती रही। आंसू बहते रहे। अदीना खुद को रोक न पाई थी। कुर्सी को धकेल कर खड़ी हुई थी। सुस्त रवि से चलते हुए उसके पास आई। उसके शाने पर हाथ रखकर उसे खुद से लगाया था। वो उनके वजूद में अपना मुंह छुपा गई थी। अमर ने लब भींचते निगाहें झुकाई थी। उन्हें एकदम से घुटन महसूस होने लगी थी। हिम्मत करो बच्चे, तुम तो हमारी बहादुर बेटी हो। उनकी बहादुर बेटी की कमर तोड़ दी थी जमाने ने। रोती, सिसकती, बिलकती वो रेत के जर्रों की तरह बिखरी थी। बस अलमीरा, बेटे तबीयत खराब कर लोगी अपनी। उसके बालों को चूमकर वो उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। अमर कुर्सी धकेलते हुए उठ खड़े हुए थे। वो पलट गए, लंबे लंबे टक भरते हुए बाहर निकल गए थे। अलमीरा, अदीना ने उसके सिसकते हुए वजूद को उन दोनों हाथों से थामा था। हिचके लेती हुई लब सख्ती से दांतों में दबाए वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ है बच्चे? हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैं हूँ, अमर है। खुद को अकेला मत समझो। चंदा, खुद को निढाल मत करो। उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लिए वो उसे समझा रही थी। वो उन्हें सुन रही थी मगर समझ नहीं पा रही थी। नम आंखों से अमर की खाली कुर्सी को देखा था। गो के लबों से कोई लफ्ज अदा ना हुआ, मगर आंखों में उमड़ती हुई शिकायत अदीना की निगाहों से ढकी छुपी न रही थी। उन्होंने झुककर उसका माथा चूमा था। उसके आंसू पोंछे थे, चेहरे पर आते हुए बाल समेटे थे। वो खुद पर काबू पा गई थी, आंसू रोक लिए थे, सिसकियां थम गई थी। जाओ मुंह धोकर आओ, शाबाश, खाना खाते हैं। उनके कहने पर वो तेजी से सरनफी में हिला गई। अच्छा, कॉफी बना रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। उसका गाल थपथपाया गया। वो उठ खड़ी हुई, किचन से निकलकर गाल रगड़ते हुए इर्द गिर्द देखे बिना नाक की सीध में अपने कमरे में गई थी। किचन की दीवार के साथ लगकर खड़े हुए अमर खामोश निगाहों से खाली राहदारी को देख रहे थे जहां से अभी वो गुजरी थी। वो चाहते थे वो रो ले, लेकिन आज जब वो रोई थी तो इतनी तकलीफ क्यों हुई थी? एकदम से अंदर बहुत खामोशी क्यों छा गई थी? कानों में बस उसी की सिसकियां गूंज रही थी। आंखों के आगे बस उसी के आंसू आ रहे थे। ऐसा क्या हुआ था? अलमीरा के साथ क्या हुआ था? वो लॉन में कुर्सी पर बैठा था। दोनों टांगे कैंची के अंदाज में क्रॉस करके दूसरी कुर्सी पर रखी थी।
सर कुर्सी के सिरे पर टिकाए वो आसमान पर बिखरे तारों को तक रहा था। बज़ाहिर मंजर का हिस्सा था, मगर ज़हनी तौर पर वहाँ मौजूद नहीं था। ज़हन की स्क्रीन पर रोती हुई अलमीरा का चेहरा आ रहा था। कानों में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं। अलमीरा रोते हुए आंखों पर हाथ रख लेती थी। उसकी ख्वाहिश थी कभी तो इतना हक रख सके कि उसके हाथ हटाकर उसका सर अपने सीने पर रख सके। हाँ, उसे आंसू छुपाने के लिए अपने हाथों की जरूरत ना हो। आज आज हक रखता था वो, फिर भी न उठा पाया। वो कंधा नहीं पेश कर सका। वो रोती रही, वो उसे रोने देता रहा। दिल व दिमाग दो हिस्सों में बट गए थे। समझ नहीं आ रहा था जो क्या वो ठीक था, या जो करना चाहता था वही करना चाहिए था। उफ मेरा। दरख्त से झड़कर गिरे हुए सूखे पत्तों पर किसी के पांव पड़े थे। हल्की सी चिचराहट हुई। उसने पीछे को गिरे हुए गर्दन सीधी की। निगाह सामने से आती अदीना पर टिकी। वो सीधा हुआ, दोनों टांगी कुर्सी से हटा ली। शॉल अपने गिर लपेटते हुए अदीना उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। मीरा सो गई। रात का सर्दपन लहजे में आन बसा था। हाँ, सर में दर्द था उसके। दवा ली थी तो जल्दी नींद आ गई। अदीना ने तफसील दी। वो सर को जंबिश दे गया था। गर्दन घुमाकर दूर तक फैले हुए सब्जे को देखने लगा था। अदीना बगौर उसके चेहरे पर छाई हुई पसमर्दगी को देखते रही थी। वो अचानक से थका थका सा लगने लगा था, निढाल, कमजोर। अम्र, अदीना ने काफी देर बाद उसे बुलाया था। उसने गर्दन सीधी करके सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। तुम दोनों लड़े हो? वो उनके सवाल पर उन्हें देखकर रह गया। आपकी ट्यूमर का सुन लिया था उसने, सर झुकाकर मखमूल से लहजे में कहा गया था। अदीना के चेहरे पर तारीख सा साया गुजरा था। वो पहले ही इतने मसले झेल रही थी, उसे ये नहीं पता चलना चाहिए था। गोद में रखे हुए हाथों को तकते हुए उन्हें नदामत हुई थी। अदीना, उसके पुकारने पर वो नजरें उठाकर उसे देखने लगी। मुझे आप ख्वातीन समझ नहीं आती। आप इतना बहादुर दिखने की कोशिश क्यों करती हैं, जितनी है ही नहीं। हालात की तल्खी उसके लहजे में घुल गई। कोई मसला है, कोई बात हुई है तो आकर बताए ना। कोई चीज परेशान कर रही है तो खुद से उसका हल निकालने की कोशिश क्यों करती हैं, जबकि वो आपके बस में ही नहीं। घर के मर्द किस लिए होते हैं भला? उन पर अपनी जिम्मेदारी डालना अना का मसला क्यों होता है आपके लिए? शायद हम तुम मर्दों पर इन्हिसार नहीं करना चाहते, इसलिए। कल को अगर तुम लोग न हुए तो दुनिया काट खाने को दौड़ेगी। मगर जब तक हम हैं तब तक तो औरत होने का मार्जिन दे सकती है ना खुद को। मैं ये नहीं कह रहा अपने मसले खुद ना हल करें। खुद को परेशान करने की जरूरत ही क्यों है जब हम हैं? मर्द को बनाया ही इसलिए गया है, प्रोटेक्ट, इंस्पायर एंड प्रोवाइड। लेट देम हैंडल एवरी मैस। बोलते हुए उसके कान लाल हो रहे थे, आंखों में सख्ती थी। वो गहरी सांस लेते नजरों का साविया बदल गए। जिस मैस में वो है उसे कैसे हैंडल करोगे तुम? काफी देर बाद वो पूछा गया। बात तो वो अपनी बीवी की ही कर रहा था ना। बताया तो सही, हुआ क्या है? जासूसी करना जेब नहीं देता, वो कुछ बताती नहीं। इतना तो अंदाजा है कि बात कुछ बड़ी नहीं होगी। अभी तो कह रहे थे कि ट्यूमर का सुन लिया था। वो उलझ गई। थाने पहुंच गई थी, कत्ल का इल्जाम था। किरण कोमा में थी तब भी नहीं रोई थी वो। यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ होगा, कोई छोटी सी बात। बड़े बड़े दुखों को खामोशी से झेलकर इंसान किसी छोटी सी बात पर बहाना बनाकर हर अनकहे दुख पर आंसू बहाता है। उसने भी यही किया है। वो हिफ्स थी उसे। अलमीरा को अलमीरा से ज्यादा जानता था वो। बहुत ज्यादा रोई है वो दुख से कह रही थी। वो नजरें चुरा गया, सर झुका गया। सोने से पहले तुम्हारा पूछ रही थी, खानान को खाना दे दीजिएगा। वो कुछ खाए बिना उठ गए थे और ये कहकर खुद भूखी सो गई। उसे नहीं मालूम कि यहाँ मैं किस आग में जल रहा हूँ। उसका मसला पता है क्या है अदीना? उसे लगता है मुझे उससे हमदर्दी है, तरस खाता हूँ मैं उस पर। वक्त लगाओ, चाहत, आदत, अटैचमेंट। अमर अलमीरा के लिए हर जज्बा रख सकता है, माँ सिवाय मोहब्बत के। मैं उसका ख्याल रखूंगा, उसकी परवाह करूं। वो उसे मेरे गिल्ट का नाम देगी। तेज तनफुस, परेशानी की उभरी हुई रगें, तना हुआ चेहरा। वो झुंझला गया था, जैसे अलमीरा उसकी परवाह करने पर ट्रिगर होती थी। वो भी हो गया था। जरा सी बात थी और फट पड़ा था। दिल का सारा गुबार निकाल दिया, सारी शिकायतें खोल कर रख दी थी। तो बताओ ना उसे कि मोहब्बत करते हो, शाइस्तगी से कहा गया। कैसे बताऊं अदीना, और कैसे बताया जाता है? उसके लिए जान देने जान लेने को तैयार हूँ। ख्याल रखता हूँ, इज्जत देता हूँ। और क्या होती है मोहब्बत अदीना? वो उस रात से निकले तो कुछ देखे ना। मैं उसका चारा घर बनना चाहता हूँ। उसे मुझ में अपने कातिल के सिवा कोई नजर नहीं आता। अब क्या वो थक गया था, सर झुकाए बहुत कुछ हलक में उतारा था। गर्दन की उभरी हुई गिल्टी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हुई और फिर अपनी जगह साकित हो गई।
वो तुम में अपना सब देखती है अमर, तुम गौर नहीं करते। उनका अंदाज ऐसा था कि अमर ने चौंक कर उन्हें देखा था। वो उस माँ की तरह अमर को देख रही थी जिसे अपने बच्चे की कमफहमी व नादानी पर प्यार आया हो। वो तुमसे बात नहीं करती, करे तो तुमसे नजरें नहीं मिलाती, तुम्हारे सामने आने से, तुम्हारे करीब होने से घबराती है, तुम्हें देखकर चुप हो जाती है, तुम्हारी नजरों से गायब हो जाना चाहती है। क्यों अम्र? कभी सोचा है क्यों? अलमीरा के कंफर्ट पसंद है तुम, उसका कंफर्ट जोन तुमसे शुरू होकर तुम पर खत्म होता था। जो बात किसी से नहीं करती थी, तुमसे बिला झिझक कहती थी। अपनी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब का इजहार तुम्हारे सामने करती थी। तुम उसके मुहाफिज थे, तुम उसके शील्ड थे अमर। फिर अब वो ऐसे क्यों कर रही है? गौर किया है तुमने? तुम उसे छोड़ो, ये बताओ उस रात से तुम निकल पाए हो? वो यकटक उन्हें देखता रहा। बोलते हुए उनका सांस फूल गया था। वो अब सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए छोटे छोटे सांस ले रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। वो उस रात से नहीं निकल पाया था। उसे लगता था अलमीरा आज जैसी है सिर्फ उस रात की वजह से है। उसका सारा एतमाद उस रात मिट्टी कर दिया था उसने। मान तोड़ दिया था, मोहब्बत कदमों तले कुचलती थी। मसला उस रात का होता तो अलमीरा मर चुकी होती अमर। हाँ, उसे तुमसे शिकायत है, लेकिन इस शिकायत की वजह से वो कभी भी तुमसे दूर नहीं हुई। परवाह करती है वो तुम्हारी, बहुत ख्याल है उसे तुम्हारा। हालात उसके हक में नहीं है अमर, वरना अलमीरा ने तुम्हें चाहने में कोई कमी नहीं की। वो सांस ही तो रोक चुका था। आंखों में पिघलती हुई नमी में, लॉन में जलती हुई बत्तियों की रोशनी झिलमिला गई थी। सारा का सारा लॉन उस नमी में डूब कर उभरा था। तुम्हें क्यों लगता है वो ये सब तुम्हारी नफरत में कर रही है? तुम उसकी आंखों को क्यों नहीं पढ़ते अमर? वो आंखें जो तुम्हें ना पाकर तुम्हें तलाश करती हैं। तुम उसके लरसते हुए हाथों को नहीं देखते जिन्हें तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। वो तुमसे बात नहीं करती क्योंकि अमर, जिस नरमी से तुम उसका नाम लेते हो वो कमजोर पड़ जाती है। वो तुम्हारी तरफ नहीं देखती क्योंकि क्योंकि ओह अमर, तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी मोहब्बत से देखते हो तुम उसे। वो रो देगी, वो कमजोर पड़ जाएगी, वो टूट जाएगी। तुम उसे अकेला कर गए थे, तुमने उस पर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। वो कैसे खुद को कमजोर पड़ने दे? वो बहुत बार गिरी है, उसे डर है कि इस बार गिरी तो उसे संभालने के लिए तुम मुयस्सर नहीं होंगे। अलमीरा डरी हुई अम्र, उसने बार बार तुम्हें खोया है। वो हर बार तुम्हारे नाम की चोट नहीं खाना चाहती। तुम्हें खुद से दूर करना उसका डिफेंस मैकेनिज्म है। वो तब तक अपने खोल से नहीं निकलेगी जब तक उसे तुम्हारे पास खुद से ज्यादा तहफ्फुज़ का एहसास नहीं होगा। उसके हलक में कुछ अटक रहा था जिसे वो बार बार हलक से नीचे धकेल रहा था। आंखों में सारा लोन डुबडुबाने लगा था। वो पलके चिपकाता, नम सांस अंदर उतारता हुआ, नजरों का जाविया बदल गया था। दूबदू जवाब देने वाला अम्र लाजवाब हो गया था। वो जिसे 3 हफ्तों में नहीं समझा पाया था, अदीना 2 दिनों में समझ गई। वो अपने गिल्ट में डूबा, उसे भी उसी गिल्ट का शिकार समझता रहा। मगर वो ओह अलमीरा, ओह। यू नो व्हाट अदीना, अगर आप किसी की परवाह करते हैं तो उसे बता देना चाहिए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तब भी उसे बता देना चाहिए। सुलगते हुए अंगारों पर चलते हुए अगले को भड़कती हुई आग में झोंकते रहना कहाँ का इंसाफ है? वो फैसला कुन अंदाज में कहता आखिर में सुलग कर पूछ रहा था। अदीना मुस्कुरा दी थी। तभी तो मैं कहती हूँ तुम दोनों नॉर्मल नहीं हो। वो सर झटक गया। अदीना। खामोशी के एक लंबे दौरानिए के बाद वो उन्हें दोबारा मुखातिब कर रहा था। वो सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। वो निशिष्ट पर आगे होकर बैठा, दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकाए, हाथ बाहों मिलाए। आपने परेशान नहीं होना, किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, यहाँ सब मैं हैंडल कर लूंगा, सब। आप अपना ख्याल रखेंगी, बहुत सारा, ओके? बाएं आब्रू उचकाए। ओके कहता वो उन्हें खुद से बहुत बड़ा लगा था। उस वक्त भांजे नहीं, बस घर का बड़ा बनकर उन्हें ताकीद कर रहा था। वो सर को जम्बिस दे गई। आप ठीक हो जाएंगी, खुदा का शुक्र है केस ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। आप बिल्कुल ठीक होंगी, आप बहुत लंबी जिंदगी जिएंगी। मध्यम आवाज में वो उन्हें रुक रुक कर तसल्लियां दे रहा था। वो मबहूम सा मुस्कुराते हुए उसे देखे गई। खिजर के प्रोफेसर की कोई सर्जरी नाकाम नहीं गई। आप ठीक हो जाएंगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वो खिजर नहीं था जो तसल्ली देते हुए रो पड़ता। वो अमर था, खानदान का सरबरा। हर तसल्ली के साथ उसका लहजा मुस्तहकम होता जा रहा था। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी हिम्मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। हम नमली मीरा भी चलेंगे, हम केस भी जीत जाएंगे, मीरा भी संभल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे मना लूंगा। उसकी आवाज मध्यम होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो खुद को तसल्ली दे रहा हो। उसे भी तो जरूरत थी ना, जिसे कटहरे में खड़ा होना था। उसकी बीवी थी जो मौत के मुंह में थी, वो उसकी माँ जैसी खाला थी। जो दांव पर लगा था
उसका घर था। जो मुश्किल में था उसके घर वाले थे। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी हिम्मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। वो तरहम भरी निगाहों से उसे देखती रही। वो नजरें झुकाए अपने मजबूत हाथों को देखता बोलता रहा। आवाज धीमी होती गई, बिल्कुल मध्यम। डिसिप्लिन कमेटी की तरफ से उस लड़के को तलब कर लिया गया था। इज्जत से पढ़ना है तो पढ़ो वरना निकलो के मज़ाक उसे वार्निंग दे दी गई थी। उसका उतरा हुआ चेहरा और मुंह से निकले हुए माजरत के अल्फाज ने बहुत सौ की ज़बानें बंद कर दी थी। मामला रफा दफा करके वह मामूल पर आ गई। सुबह से शाम लेक्चर देकर घर जाती थी। मगरिब के बाद अदीना के साथ चहलकदमी के लिए निकलती और रात को अमर के आने से पहले अपने कमरे में बंद हो जाती थी। हाँ, वो उनका सामना करने से कतराती थी। सुबह भी उनके उठने से पहले गायब हो जाती थी। वो खुद भी मसरूफ थे तो उसे वक्त नहीं दे पाए। रात गए घर आने लगे थे। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए, फिर अदीना वापस चली गई। वो रात काफी देर उनके साथ बैठी रही थी। सुबह भी उनसे मिलकर गई थी। शाम को जब यूनिवर्सिटी से आई तो घर खाली था, बिल्कुल खाली। बोझल दिल के साथ वो लॉन्च में रखे हुए सोफे पर बैठ गई। अलमीरा खानम। शेरदिल उसके पीछे चला आया था। अलमीरा ने सर उठाकर सवालिया नजरों से उसे देखा। आप अपना सामान पैक कर लें, शहरियार साहब के घर चलना है। वो उसकी बात पर कई पल खामोशी से उसे देखती रही थी। खानान यहीं क्यों नहीं रहते शेरदिल? उसके सवाल पर शेरदिल गहरी सांस लेता उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। अब का तो नहीं मालूम, मगर पहले तन्हाई की वजह से नहीं रहते थे। वहाँ जैन होता है तो हफ्ते के कुछ दिन उधर, कभी इधर, वरना तो अक्सर रातें थाने में ही गुजार देते थे। वो लब भीज गई, सर झुका गई। शेरदिल ने बगौर उसके उतरे हुए चेहरे को देखा था। आपको यहीं रहना है? वो सर में हिला गई। पता नहीं, मुझे ताया के घर में खानान का कमरा बहुत कंफर्टेबल लगता है। बहुत घर जैसा एहसास है वहाँ, बहुत सुकून है। मुझे इतना तहफ़्फ़ुज़ अपने कमरे में भी महसूस नहीं होता था, जबकि वो तो घर ही मेरे नाम था। अजीब बात है शेरदिल, खानान घर के होते हुए भी रातें ऑफिस में गुजारते हैं। अगर मेरे पास एक घर हो, वरना एक कमरा जहाँ इतना सुकून हो, तो मुझे मज़ीद किसी चीज़ की ख्वाहिश ही नहीं रहेगी। शेरदिल ने बगौर शहद रंग आंखों में पिघलती हुई नमी को देखा था। दोनों हाथ बाहम मिलाकर कोहनियां घुटनों पर टिकाकर वो आगे हो बैठा था। जैसे आपको अपने कमरे में करार नहीं, वैसे ही खान भी अपने कमरे में बेसुकून रहते हैं। मसला घर का नहीं है, मसला उस एक फर्द का है जो घर लगता है। मसला तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का है जो आपको उनसे और खान को आपसे मिलती है। वो खामोश रही थी, लब दांतों में दबाए किसी गैरमरी नुक्ते को देखती रही थी। शेरदिल चंद पल कुछ सुनने का मुंतजिर रहा, फिर बोल पड़ा। आप सामान पैक कर लें तो चलते हैं। खान का भी कर लीजिएगा। कुछ कपड़े रहने दें, बाकी जो जरूरी समझे उठा लें। वो फिर सीधा वहीं आ जाएंगे। वो सर को जम्बिस देती हुई उठ खड़ी हुई थी। सामान ज्यादा नहीं था तो मुश्किल से 1 घंटा लगा। एक बैग उसका था, दूसरा अमर का। शेरदिल ने दोनों गाड़ी में डाले और वो घर आ गई। घर, ताया के घर। ताया जो लॉन्च में ही सारे घर वालों समेत मिले थे। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जैन ने खुशदिली से सलाम किया था। हाशिर को अपने जख्म याद आ गए थे। ताई ने नखवत से मुंह मोड़ लिया और ताया ताया मुस्कुराए थे। वालेकुम अस्सलाम। बहुत धीमी आवाज में सलाम का जवाब देकर उसने चोर नजरों से ताया को देखा था। कैसी हो अलमीरा, सब ठीक रहा? वो चाय का घूंट भरकर पूछ रहे थे। जी, आपका मुर्दार बेटा नहीं था तो सब ठीक रहा। वो हाशिर को लड़ताड़ना नहीं भूली थी। ताई अंदर तक सुलग गई। वहीं क्यों नहीं रह गई तुम? नखवत का पेंडुलम बनकर हमारे सरों पर मंडलाना बंद क्यों नहीं करती? वो खामोश नहीं रह सकी। वो उन्हें जवाब देने के लिए बहुत थकी हुई थी। खामोश निगाह उन पर डालकर पलट गई। उसकी ये हरकत उन्हें मजीद आग लगा गई थी, मगर वहां पर परवाह किसकी थी? जब वो सीने पर चढ़ रही थी और तारीख सीने रोशन होते जा रहे थे तब, और जब उसने आखिरी जीने पर खड़े होकर गर्दन घुमाकर ओपन किचन को देखा था तब तब उसे लगा वो घर आ गई है। ये जगह बहुत अपनी अपनी सी लगने लगी थी। उसने कमरे का दरवाजा धकेला तो काट खाने वाली खामोशी का सामना करना पड़ा। ग्लास वॉल से ब्लाइंड्स हटाए तो सारा कमरा रोशनी में नहा गया। लाइट्स ऑन करके नजर घुमाकर सारे कमरे का जायजा लिया। बेड की सिमटी हुई चादर, आगे बिछा कालीन, रॉकिंग चेयर, सोफे, दीवार गिर अलमारी में रखी हुई किताबें, ड्रेसिंग रूम का दरवाजा, बालकनी। याद किया था उसने इन सबको? बहुत ज्यादा। अपना और अमर का सामान समेटकर उसने कमरे की सफाई की। कमरा बन रहा था तो घुटन सी हो रही थी। उसने बालकनी की तरफ वाला दरवाजा खोल दिया। रूम फ्रेशनर से सारे कमरे में स्प्रे किया। एसी चलाकर गर्मी दूर की। रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर फर्श पर चला दिया। झाड़ पोंछ भी की। बेड की चादर बदली।
اپنے اور امر کے میلے کپڑے مشین میں ڈالے اور اس طرح عشاء ہو گئی۔ نہانے کے بعد نماز پڑھی، کچن میں گئی تو فریج میں زین نے کچھ چیزیں فریز کر رکھی تھی۔ اس نے چکن فرائی کی، سینڈوچ بنایا، پھر کھا پی کر برتن دھو کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ تھک کر بستر پر لیٹی تو لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ جسمانی طور پر تھکنے کے بعد بہت گہری نیند سوئی تھی وہ۔ ادینہ کو نملی میرا چھوڑنے امر خود گیا تھا۔ زندگی نے ایسی ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ انہیں وقت دینا چاہتا تھا، گو کہ دل ماننا چاہتا تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا، پھر بھی طرح طرح کے اٹھتے اندیشوں کا تقاضا تھا کہ جب وہ مؤثر تھی تو ان کے لیے کچھ کر لیا جائے۔ مغرب کے وقت وہ حویلی پہنچ کر بس کھانا کھایا۔ ملازموں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کے آنے کی خبر حویلی سے باہر نکلنی نہیں چاہیے، ورنہ آج واپسی ممکن نہ ہوتی۔ سردار امر خان کی آمد کا سن کر لوگ دیوانوں کی طرح گھروں سے نکل پڑتے تھے۔ اس کا آنا راز ہی رہا۔ وہ تھوڑی دیر سستایا، پھر واپسی کے لیے نکل گیا تھا۔ 1 بجے گھر پہنچا تھا وہ۔ زین لون میں مل گیا تھا۔ وہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے اس کی طرف چلا آیا تھا۔ کرسی پر بیٹھ کر ٹانگیں میز پر رکھے وہ موبائل میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ٹانگیں میز سے ہٹا لی۔ آ گئے آپ؟ اس نے کانوں میں لگے ہوئے ایئر بڈس اتارے۔ وہ اس کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میز پر رکھے ہوئے پانی کی جگ سے پانی گلاس میں الٹایا، پھر گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ سفر ٹھیک رہا؟ اس کے پوچھنے پر پانی کا خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے امر نے سر کو جنبش دی۔ مانسارا کی طرف راستہ خراب تھا، وہاں آدھا گھنٹہ پھنسے رہے۔ انگڑائی لیتے ہوئے کہا گیا۔ اور یہاں جو ساری زندگی کے لیے پھنس گئے ہیں اس کا کیا؟ زین کی بات پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ واپس کیوں آئے؟ وہیں کیوں نہیں رہ گئے؟ وہ ایس پی ہاؤس کی بات کر رہا تھا۔ امر نے سر جھٹکا، بال بے ترتیب سے ہو کر ماتھے پر گر گئے۔ میں جاؤں گا تو میری ماں کے آنسوؤں پر بنے اس گھر کو آگ لگا کر جاؤں گا زین، بس تھوڑا سا انتظار اور۔ زین زخم خوردہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ شہریار صاحب سے حساب برابر کرنا ہے مجھے، اس کے بعد میں میرا کو لے جاؤں گا، سب سے دور، بہت دور زین۔ چلے میں انتظار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے جانے کا۔ جائیں یہاں سے، اپنا گھر بسائیں، سکون کی زندگی جئیں جو آپ دونوں ڈیزرو کرتے ہیں۔ چھوڑیں ایک دوسرے پر غصہ، ساری رنجش سے بلا دیں۔ مجھے آپ دونوں کو پہلے جیسا لو برڈز بنتے ہوئے دیکھنا ہے، جنہیں ایک دوسرے کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مجھے آپ کی ہیپی اینڈنگ چاہیے خان بھائی۔ وہ بھرپور مسکراہٹ مسکرایا۔ امر نے گردن پیچھے کو گرائی تھی، نگاہ اندھیرے میں چمکتے ہوئے چاند پر ٹک گئی۔ مجھے بھتیجے بھتیجیاں چاہیے، بچوں کی ایک پوری فوج۔ ویسے مجھے بچے کچھ خاص پسند نہیں، لیکن آپ کے بچے بہت پیارے ہوں گے، مجھے بہت لاڈ اٹھاؤں گا۔ ان کی ماں کو تو سنبھالوں میں پہلے۔ اس کے برجستگی سے کہنے پر زین بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ پیشی کب ہے بھابھی کی؟ اگلے ہفتے کی کوشش کر رہا ہوں، تاریخ ملی نہیں ہے فی الحال، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، کیس نہال لے گا؟ اس کے سوال پر امر نے سر کو جنبش دیتے ہوئے اکتفا کیا تھا۔ زین نے کچھ اور بھی پوچھا تھا، امر مختصر جواب دیتا رہا۔ تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قدم گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھے تھے۔ 20 پلیٹڈ پینٹ، سفید شرٹ میں ملبوس، گہرے نیلے رنگ کے جیکٹ بازو پر لٹکائے وہ اندر آیا تھا۔ لانچ کی بس ایک بتی چل رہی تھی، LED پر کوئی گھٹیا سی مووی چل رہی تھی اور صوفے پر گرا ہوا حاشر اونگ رہا تھا۔ وہ حقارت سے اسے دیکھ کر سینے چڑھ گیا۔ سینے چڑھ کر اوپر آیا تو پہلے کچن میں داخل ہوا، فریج کھولا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہوتا بھی تو وہ کھاتا نہیں، تبھی رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے ایک سیب اچکا، دانتوں سے کاٹا، وہیں کھڑے کھڑے سیب ختم کیا، پھر 2 گھٹ پانی کے ساتھ نیند کی گولی پھانک کر کمرے کی طرف آ گیا۔ دروازہ کھولا تو ٹھنڈی ہوا نے کپ کپی تاری کی تھی۔ ستمبر ختم ہو چکا تھا۔ خانم ابھی تک AC چلا کر سو رہی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ سست روی سے قدم اٹھاتا ہوا سائڈ ٹیبل کے پاس آ گیا، ریموٹ اٹھا کر AC کم کیا، ریموٹ واپس رکھا اور صوفے کی طرف آیا۔ اس کا تکیہ پہلے سے ہی صوفے پر رکھا جا چکا تھا، لحاف بھی وہیں پڑا تھا۔ وہ جوتے اتارنے کی زحمت کیے بنا ہی صوفے پر گر گیا، جیکٹ ہاتھ میں رہی، گردن گرائے اسی کی طرف کروٹ لے کر سوئی المیرا کو دیکھا۔ لحاف دبوچے وہ گہری نیند میں تھی، اتنے دن اس سے چھپتی رہی تھی، آج فرصت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سراہنے سائڈ ٹیبل پر جلتی ہوئی سینٹڈ کینڈلز بے ساختہ مسکراہٹ لے آئی تھی اس کے چہرے پر۔ تھوڑی دیر میں جیکٹ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی تھی، پاؤں لوفرز کے قید سے آزاد نہیں ہو پائے تھے۔ ایک ٹانگ لٹکائے آڑا ترچا لیٹا وہ گہری نیند سو گیا تھا۔ بابا بلا رہے ہیں آپ کو؟ اگلے دن مغرب کے وقت حاشر اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ المیرا نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے اپنا پاؤں بیچ میں دے دیا۔ آپ نے جو کیا ہے نا میرے ساتھ، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جس شوہر کو آپ نے اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے نا، یہی آپ کو بدترین زخم دے گا۔ چبا چبا کر کہتا وہ اسے اتنا زہر لگا تھا
कि दिल जहाँ आगे बढ़कर उसका मुंह नोच ले। कम अज कम वो तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में 4 गुंडे नहीं भेजेगा मेरे पीछे। हाशिर तमस्कराना हंसी हंस दिया था। उसकी आंखों में झलकते हुए तंज ने अलमीरा का खून खुश किया था। उसकी तसीक आमेज निगाहें उसे अंदर तक चीरती गई। उसने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे से लगकर लंबे लंबे सांस लिए थे। खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार किया था। वो नीचे आई तो ताई लॉन्च में एक खातून के साथ बैठी थी। वो उन्हें नजरअंदाज करती स्टडी की तरफ बढ़ जाती। अगर उन खातून की पुरजोश आवाज समाज से न टकराती। ये अमर की बीवी है। वो रुक गई, मुड़कर उन्हें देखा। ताई ने नखवत से मुंह मोड़ लिया। हाँ, उसी की है। उनके लहजे से झलकती हुई हकारत पर उन खातून का सारा जोश बैठ गया। वो खामोशी से स्टडी की तरफ बढ़ गई। घर में बड़ी बहू आ गई, न बताया न बुलाया। उसने स्टडी का दरवाजा खोला। उस हरामजादे की बीवी है, उसी जैसी मनहूस। ऐसे लोगों की आमद पर मातम किया जाता है, खुशियां नहीं मनाई जाती। अपने पीछे उसने स्टडी का दरवाजा बंद कर दिया। आवाज थम गई। ताया सोफे पर किताब लेकर बैठे थे, टांग पर टांग चढ़ाए, नाक पर चश्मा टिकाए। वो आगा जान के बड़े बेटे थे, हूबहू उनका अक्स। कुछ उम्र का तकाजा था कि अब तो बिल्कुल उन जैसे लगते थे। आओ बैठो। स्टडी में छाई हुई खामोशी में वर्क पलटने की आवाज सुनाई दी। वो उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। क्या फैसला लिया है तुमने? इस बार वो बगैर किसी तमहीद के सीधे मुद्दे पर आए थे, वही जो मैं आपको सुना कर गई थी। ताया ने किताब बंद कर दी, जांचती निगाहों से उसे देखा, फिर टांग पर चढ़ी हुई टांग उतारी, किताब मेज पर रखकर उठ खड़े हुए। सुना है अमर से काफी उनसियत थी तुम्हें, बहुत अजीज रखता था वो तुम्हें। वो सोफों के पार स्टडी टेबल के पास जा रहे थे। वो खामोशी से उनकी पुष्ट देखती रही। मैं अब भी हैरान होता हूँ कि अगर इतना अजीज रखता था तो उस रात हुआ क्या था उसे? मरहूम से जगह ख्याल भी नहीं आया। वो उसके जख्म उधेड़ रहे थे। वो उन जख्मों से रिश्ते व खून की टिप टिप महसूस करती खामोश रही थी। चेहरे के तासरात तन गए थे। वो मेरा बेटा है, वो मुझसे सा है। वो पलटे। उसने उनकी आंखों में फतेह देखी। निगाहें उनके चेहरे से फिसलती उनके हाथ में मौजूद लैपटॉप पर टिकी। अमर खनान आप जैसे नहीं है, वो जालिम नहीं है। वो अपना मकसद हासिल करने के लिए खुद से कमजोर लोगों की जात के बखे नहीं उधेड़ते। वो लोगों की इज्जत के साथ नहीं खेलते ताया। वो मजीद खामोश नहीं रह पाई थी। शहरियार की आंखों में दिलचस्पी उतरी थी। वो जैसे महसूस हुए थे। वापस अपने नशिस्त पर बैठकर उन्होंने लैपटॉप मेज पर रखा। लेकिन वो लोगों की जान के साथ जरूर खेलता है। उनके लहजे में इतना यकीन था कि एक लम्हे के लिए उसके चेहरे की रंगत पक हुई थी। तुम पर हाथ डालने वाला कमिश्नर का बेटा मारा जा चुका है। अमर आजकल बहुत मसरूफ है। पूछा नहीं अपने शौहर से थाने में ऐसा क्या मसला हुआ है? गोद में रखे उसके हाथ कप आ गए थे। आंखों के सामने हाशिर को बुरी तरह मारते अमर का अक्स लहराया गया। वो हाशिर को अदमुआ कर सकते थे तो कमिश्नर के बेटे की जान लेने से कौन रोक सकता था उन्हें? उसने सख्ती से लब बीस लिए थे। तुम उसे जितना भी अजीज रखो, उसके हाथों पर लगे खून से घिन तो आएगी तुम्हें अलमीरा। नहीं ताया, मुझे आपसे, आपके बेटे हाशिर से घिन आती है। वो आपको मार भी देते तब भी खानन मुझे अपने बराबर में खड़ा पाएंगे, क्योंकि ताया। जरा सा बोलकर ही उसकी सांस फूलने लगी थी। शहरियार दिलचस्पी से उसे देखने लगे, जो टूटती सांसों को जोड़ने की सही कर रही थी। अमर आप जैसे नहीं है। वो नाहक किसी की जान नहीं लेंगे। मैंने उनसे बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन के निकाह किया है। मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता कि वो घर से बाहर आप जैसे गंदे लोगों से कैसे डील करते हैं। ताया सर झटक कर हंस दिए थे। मुझे लगा था तुम जैसी लड़कियों पर अच्छाई का भूत सवार होता है, लेकिन तुम तो अपने शोहर जैसी निकली। वो हिस उठाते निगाहों से उसे देखते रहे थे। मुझ पर अमर का भूत सवार है, इसीलिए ताया मुझे मेरे शोहर के खिलाफ करने की कोशिश ना करें। आज सुन लिया है, आइंदा नहीं सुनूंगी। तंबी करती निगाहों से उन्हें देखती वो सोफे से टेक लगा गई थी। ताया मुतवस्सम निगाहों से उसे देखते रहे थे। उनकी नजरें ऐसे जैसे जानना चाह रहे हो, जान चुके हो, ऐसे जैसे शिकारी जाल में फंसते हुए शिकार को तकता है। तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज सरदार अमर खान है। इंकशाफ का थप्पड़ बहुत जोर का था। वो फटी फटी निगाहों से ताया को देखने लगी, जो हंसकर से झटक गए थे। वो अपनी जगह पत्थर हुई। ताया ने लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने कर दी। उसकी साकित निगाहें उनके चेहरे से फिसलकर लैपटॉप की स्क्रीन पर गई। तुमने कभी अमर से पूछा कि उस सब के बाद जो उसने सहा और जो सह रहा है, वो इस घर में क्यों है? वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। अतराफ में खतरे की घंटी बजने लगी थी। वो आज भी इस बात को कबूल नहीं कर पाया कि उसकी माँ हराम मौत मरी थी। गोद में रखे हुए हाथ ठंडे बर्फ होने लगे थे। बड़ों से सुना था उसने
कि अमर की वालदा ने खुदकुशी की थी। खानान अपनी माँ का जिक्र किसी से नहीं करते थे, मगर उससे कर रखा था। बहुत मोहब्बत थी उन्हें अपनी वालदा से। हो सकता है ना कि ताया जब उनकी मोहब्बत में आगा जान ने आपको नमली मीरा से निकाल दिया हो, तो आपने इंतकाम की खातिर उन्हें मारा हो। वो अमर के अल्फाज दोहरा रही थी। बिंगो। वो जैसे यही सुनना चाहते थे। महसूस होते अपने निश्चित से आगे हुए थे। अमर को भी यही लगता है, इसी वजह से वो सारी जलालत झेल कर भी इस घर में है, क्योंकि इस घर में उसका माँ का कातिल रहता है। वरना किसमें इतनी हिम्मत होती है कि हरामजादा कहलाए जाने के बाद अपना डीएनए टेस्ट करवाए और आकर रिपोर्ट्स बाप के मुंह पर मारे कि लो देखो, तुम्हारा ही बेटा हूँ, कबूल करो मुझे। वो हक तक उन्हें देखे गई, दिल डूब कर उभरा था। कैसा शख्स था ये, बाप कहलाए जाने के लायक तो नहीं था। अपने ही खून को गाली बना देने के बाद किस शान से बैठा बेटे की साथ की बखी उधेड़ रहा था। खुदा के कह से डरे ताया, कितने मासूम लोगों की बद्दुआ ली है आपने। वो लरस कर रह गई थी। तभी कह रहा हूँ, हवेली मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारे शोहर को छोड़ दूंगा। उनकी कमाई गई इज्जत आपकी झोली में नहीं डालूंगी मैं। ठीक है, फिर देख लो, अपने शोहर का यकीन, उसका मान टूटते देख लो। आगे बढ़कर उन्होंने वीडियो को ऑन कर दी। वो साकित निगाहों से लैपटॉप की स्क्रीन पर चलती हुई वीडियो देखने लगी। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी धड़कनें सुस्त पड़ती जा रही थी, आगे फैलती जा रही थी, सारा वजूद धुआं हुआ। वो हैरत व बेयकीनी से वीडियो देखती रही। वीडियो खत्म हो गई। ताया ने लैपटॉप की लट गिरा दी। वो यूं पत्थर की हुई थी कि निगाह उठाकर उनका चेहरा भी ना देख सकी। लैपटॉप को घूरती रही थी। मुझे नहीं लगता अलमीरा कि तुम चाहोगी ये वीडियो तुम्हारा शोहर देखे। सारी जिंदगी वो इस यकीन के सहारे जीता आया है कि उसकी माँ का कातिल मैं या उसकी सौतेली माँ है, जबकि उसकी माँ का कातिल तो। वो बात अधूरी छोड़कर हंस दिए थे। उसने नजरें उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में बसे खौफ को देखकर वो महसूस हुए थे। उसे मालूम हुआ तो मर जाएगा वो। आगे होकर सरगोशी की गई। मुंजमद निगाहों से उन्हें देखते हुए उसने पलक झपकी थी। क्या चाहते हैं आप? वो भरपूर अंदाज में मुस्कुरा दिया। सरदार की गद्दी, तुम्हारे शोहर की कमाई गई इज्जत। उनकी आवाज उसके सारे जिस्म में सरसराहट पैदा कर गई थी। जाकर मेरे शोहर से मांग ले। जान तो गए हैं आप कि अमर को बहुत चाहती हूँ मैं, फिर भी ये बात कर रहे हैं ताया। आपको क्यों लग रहा है मैं उनकी इज्जत, उनकी सरदारी आपको थमा दूंगी? उनके लबों पर दौड़ती हुई मुस्कुराहट धीरे से सिमट गई। वो चौंक कर उसे देखने लगे। आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है ताया। आपको लग रहा है मुझे डराकर धमकाकर आप सरदार अमर खान को झुका सकते हैं, तो बहुत गलत लग रहा है। उनकी गर्दन ऊंची रखने के लिए मैं हर हद तक गई हूँ ताया। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है सिर्फ उनकी इज्जत के लिए। और आप कह रहे हैं मैं सरदार की गद्दी पर आपको बिठा दूं? आग न लगा दूं मैं उस गद्दी को? वो तलखी से हंस दी। वो हैरत से उसे देखते गए। मैं ये वीडियो अमर को आपने दिखानी होती तो मुझसे मेरा घर छीनने के बजाय अमर को ये वीडियो दिखा देते। आप जानते हैं ये देखने के बाद अमर कमजोर तो पड़ सकते हैं, लेकिन इतने नहीं कि आप उनकी गर्दन दबोच सकें। आपके मोहरे बहुत कमजोर हैं ताया। मैंने इससे बड़ी बिसातें देख रखी हैं। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो अलमीरा। वो दहाड़े थे। अगली बार मुझे बुलाना हो तो मेरे शोहर की मौजूदगी में बुलाइएगा। मुझे आपका बेगैरत बेटा अपने दरवाजे पर नहीं चाहिए। चबा चबा कर कहती वो उठ खड़ी हुई। ताया सख्ते में आ गए थे। उनसे समझने में कहाँ गलती हुई थी। अगर उसे अमर अजीज था तो उसे डर जाना चाहिए था। वो डर क्यों नहीं रही थी? वो उल्टा उनके मुंह क्यों आ रही थी? आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, मेरे शोहर से दूर रहें। वो जा चुकी थी। वो हैरत व बेयकीनी के आलम में वहीं बैठे रहे। स्टडी से निकलकर तकरीबन भागती हुई जीनों की तरफ बढ़ी थी। तेजी से जीने फलांग कर अपने कमरे में आई। दरवाजा बंद किया तो सांसें थमती महसूस हुई थी। दरवाजे से लगते हुए गर्दन में गिरे सी पड़ने लगी थी। ताया के सामने बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, लेकिन गलती से भी वो वीडियो अमर ने देख ली तो उन्हें गिरने से कोई नहीं बचा सकता था। परेशानी के आलम में वो कमरे में टहलती, नाखून चबाने लगी, गर्दन को मसलती, हाथ रगड़ती। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। करे तो करे क्या? ताया से ब्लैकमेल हो नहीं सकती। वो वीडियो किसी कीमत पर अमर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसने बालकनी के खुले दरवाजे की तरफ देखा। उनका उठता हुआ हर कदम उसके लिए टाइम बम की टिक बनकर रह गया था। वो उजलत में ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उस वक्त खुद को वॉशरूम में बंद करना अमर का सामना करने से ज्यादा आसान लगा था। तो यहाँ कहते हैं इस पार्ट का एंड। और मुजाहिद खान की स्टोरी भी बता दी है, लेकिन लास्ट में उसमें भी एक सस्पेंस है कि मुजाहिद खान पर इल्ज़ाम क्या लगा था कि उसे इस तरह से पत्थर से मारा गया था।
اور پھر امر کی ماما نے بھی سوسائڈ کیا تھا، تو امر کو بھی گالی دی جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں پر الزام لگایا گیا ہو اور اسی شرمندگی میں وہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہوں اور انہوں نے خودکشی کر لی، کیونکہ مجاہد خان نے بھی کہا تھا کہ وہ امر سے نظریں نہیں ملا پا رہا ہے، تو شاید یہی وجہ ہو۔ میں بھی ایسا ہو سکتا بھی ہے اور نہیں بھی، کیونکہ ابھی تو ایسا ہی لگ رہا ہے جو چل رہی ہے اسٹوری، اور شروع سے مجھے لگتا تھا کہ شاید ادینہ کو شادی کے بعد چھوڑ کر گئے ہیں کچھ لڑائی وغیرہ کی وجہ سے، لیکن ان کی تو شادی ہی نہیں ہوئی تھی، تو شاید اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں ادینہ کی ڈیتھ نہ ہو جائے۔ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ پارٹ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔